Hello students, so in today's video lecture we'll learn about exercise 9.11 example number, okay, so which is IMP for 3 marks. So let's see. 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length is 1.5 meter, 1.0 meter, is railed in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolutions per second at the bottom of the circle. The cross-sectional area of the wire is 0.065 centimeter square. Calculate the elongation of wire when the mass is at the lowest point of its path. चलो तो इसको समझने की अभी हम ट्राई करते हैं. तो फर्स्ट सी मास 14.5 kg, ओके. तो उसका मास जो है वो हम लिखते जाते हैं यहाँ पे. मास जो है वो 14.5 kg है. क्या है? 14.5 kg. 14.5 kg mass fastened to the end of the steel wire. End of the steel wire. So we have here the steel wire. This is the steel wire whose length is unstretched wire है और उसकी लेंथ जो है 1 मीटर. एंड हियर इज द मास ऑफ M 14.5 kg. Okay. Now is reeled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolution per second. अब ये जो स्टील वायर है उसको नीचे से एक एंड पे उसको मास लगाया गया है 14.5 kg का. नाउ दिस वायर इज रील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल लाइक दिस. ओके, वर्टिकल सर्कल with an angular velocity, उसकी angular velocity आपको दी गई है is of 2 revolution per second at the bottom of the circle. ओके, तो उसकी लेंथ जो है वो लेंथ लिख लेते हैं. लेंथ किसकी? वायर की. तो यहाँ से यहाँ तक की उसकी लेंथ है. तो सेंटर से अगर हम इसकी देखो तो लेंथ इज इक्वल ही उसकी रेडियस हो गई, राइट. तो वो लेंथ इज इक्वल आर इज इक्वल रेडियस इज इक्वल 1 मीटर है. क्लियर. चलो दूसरा. नाउ द एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है वो हम देखेंगे. नाउ एट द बॉटम ऑफ द सर्कल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर. वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर. 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स तो मीटर स्क्वायर में कितना होगा. तो यहाँ पे देखो सेंटी का भी स्क्वायर है. सेंटी यानी 10⁻², राइट. 10⁻² का स्क्वायर यानी 10⁻⁴. 5, 6 एंड 7. तो 10⁻7 आपको मिल रहा है यहाँ पे मीटर स्क्वायर. तो 65 पॉइंट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा. 65 इंटू 10⁻7 मीटर स्क्वायर. क्लियर. मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया. नाउ इज सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ वायर व्हेन द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट इट्स पार्ट. इलोंगेशन इन दी वायर. तो ये जो इतनी 1 मीटर जितनी वायर है उसमें मास लगाने के बाद एलोंगेशन कितना आएगा वो हमें फाइंड करना है. एलोंगेशन मीन्स यहाँ पे लेंथ के हिसाब से मिलेगा डेल्टा L. आपको फाइंड करना है यहाँ पे कितना मिलेगा वो. क्लियर. तो यहाँ पे अभी हम वैल्यू तो हमने लिख ली है, राइट. दूसरा आपको जो यंग मॉड्यूलस है वो भी आपको दिया जाएगा या फिर नहीं दिया गया हो तो आप बुक में देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको कंपलसरी दिया जाएगा ये. ओके, चलो तो अभी हम इसको समझने की ट्राई करते हैं. इतनी वैल्यू दी गई है. नाउ फर्स्ट क्या होता है. तो 1 वायर है हमारे पास हुज लेंथ इज 1 मीटर. ओके, नाउ द 14.5 kg मास इज fastened of the end of the wire, one end of the wire.
After then what? This wire is reeled in a vertical circle with an angular velocity 2 revolution per second. Now यहाँ पे देखो, ये ऐसे यहाँ पे मास तो है ही, अगर ये वर्टिकल में नहीं है तो अभी इस कंडीशन में अगर स्टडी होगा तो मास की वजह से नीचे की ओर क्या लगेगा, उसको mg लगेगा, राइट। तो इतने ही मास और इतने ही mg के साथ वो क्या करता है, तो वर्टिकल रोटेशन करता है यहाँ पे। अब वर्टिकल में यानी कि ऐसे जाएगा तो उसके लिए एक फोर्स कौन सा मिलेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा आपको यहाँ पे, राइट। दूसरा mg तो लग ही रहा है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लगेगा आपको। दूसरा, उसको रिवॉल्यूशन कितना दिया गया है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। पर सेकेंड उसका 2 रिवॉल्यूशन है पर सेकेंड। एट द बॉटम ऑफ द सर्कल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपको दिया गया है ये इतना है। नाउ कैलकुलेट द एलोंगेशन ऑफ द वायर, एलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो जब ये पूरा ऐसे रील्ड हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल तो यहाँ तक ही उसको मिलेगा, लेकिन जब ये ऐसे वर्टिकल में आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर, तो क्या होगा, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगी। और हमें क्या फाइंड करना है, एलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। यानी कि ये जो मास है वो वर्टिकल में ऐसे रील्ड होके आएगा, घूम के आएगा और वापस यहीं पे आएगा, तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे उसका एलोंगेशन, या फिर इस पॉइंट पे उसका एलोंगेशन कितना है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो आई थिंक आपको फिगर समझ में आई होगी। यहाँ पे देखो, वन वायर है विच इज रील्ड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, और ऑल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो इफेक्ट हियर mg, राइट। दूसरा कि अगर वो वर्टिकल में रील करके आ जाता है तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे उसकी डेल्टा एल कितनी है, तो वो हमें फाइंड करना है, क्योंकि mg की वजह से उस पर लोड आएगा, राइट। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में तो आपको दिया गया है द वायर इज अनस्ट्रेच्ड, तो विदाउट मास वो अनस्ट्रेच है, लेकिन जब मास उस पर लगाया जाएगा तो mg की वजह से उसमें स्ट्रेच आएगा, तो वो स्ट्रेच यानी एलोंगेशन डेल्टा एल कितना फाइंड करना है, ओके। लेकिन जैसे ही आप mg यहाँ पे मतलब आ जाएगा, तो ये जो है तो उसका अपोजिट फोर्स कौन सा लगेगा, वायर में टेंशन जनरेट होगा यहाँ पे, ओके। तो हम अभी काउंट करने की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट इज द वायर इज रील्ड विथ एंगुलर वेलोसिटी, एंड उसके लिए क्या, उसको रील करने के लिए क्या, कौन सा फोर्स इफेक्ट कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल क्या है, mv स्क्वायर बाई आर। उसका इक्वेशन ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ F इज इक्वल mv स्क्वायर बाई आर। नाउ द v स्क्वायर, द v इज इक्वल व्हाट इज, v इज इक्वल क्या है, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास r इंटू ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, इज द लीनियर वेलोसिटी, ओके, r इंटू ओमेगा। हियर इज द r into v is equal r into omega. Then put this value in this equation. Then we get F is equal what? F is equal m r square into omega square by r. So here is r and r cancel. Then we get m into r into omega square. Equation number 1 दे दो, clear? तो ये equation आपको मिला यहाँ पे। Now सेंट्रीपिटल फोर्स तो उसको घूमने के लिए लग ही रहा है यहाँ पे, साथ में कौन सा, वेट की वजह से तो mg भी लग रहा है, तो दोनों फोर्स एक साथ इफेक्ट करेंगे यहाँ पे, ये भी सेंट्रीपिटल भी और ये mg भी इफेक्ट करेगा, तो टोटल फोर्स आपको मिल जाएगा, राइट। नाउ द टोटल फोर्स अफेक्ट ऑन द मिडल, हमें क्या दिया गया है, बॉटम लोवेस्ट पॉइंट, सॉरी, ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स
पाथ इज एफ इज इक्वल, तो किसका कॉम्बिनेशन आएगा? एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा एम जी लगेगा उसको, एम जी भी साथ में रहेगा ना, यहाँ पे होगा फिर भी एम जी पे करके यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो एक तो एम जी प्लस दूसरा कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो एम जी की वैल्यू प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स आपको क्या मिला? यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर मिला, राइट। चलो ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो एम जी की वैल्यू क्या है? एम यानी कितना है? 14 पॉइंट। हाँ, लेकिन एम और एम यहाँ पे कॉमन निकल सकते हैं, तो एम को कॉमन निकालो। चलो तो अच्छा रहेगा, एम को कॉमन निकाल लिया तो रहा जी प्लस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलो ये 14.5 आ गया आपके पास। दूसरा जी टेक 9.8 प्लस आर यानी लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर, 1 इंटू ओमेगा यानी, हाँ अब ओमेगा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन मीन्स द नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कितने चक्कर लगाते हैं वो, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। नाउ यहाँ पे मैं रफली आपको समझाती हूँ इक्वेशन कैसे लेना है ओमेगा का, आप नोट में लिख लेना, ठीक है। एक स्टेप यहाँ पे, या फिर मैं चलो यहीं पे लिख लेती हूँ तो आपको याद भी रह जाएगा और आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू है वो ओमेगा इज इक्वल एंगुलर स्पीड है, वेलोसिटी, तो ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाई टी। दिस इज द इक्वेशन। ओके, नाउ 2 पाई बाई टी यानी कि ये जो है 2 पाई बाई टी, यहाँ पे ये जो 2 पाई है तो ये 1 टाइप ऑफ एंगल है, लेकिन रिवॉल्यूशन अगर आप लेना है रिवॉल्यूशन तो बाई सेकेंड है, तो यहाँ पे आप ये टेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 पाई 1 बाई टी यानी एफ फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी आपको। क्या मिल जाएगी? फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ यहाँ पे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल आपको क्या मिला? रफ में लिख रही हूँ, हाँ, एफ इज इक्वल क्या मिलेगा? तो 1 बाई टी मिलेगा यहाँ पे। तो 1 बाई टी जो है वो क्या है? 1 क्या है? रिवॉल्यूशन, और ये क्या है? टाइम यानी सेकेंड। ओके, एफ इज इक्वल 1 बाई टी, जिसमें 1 इज द रिवॉल्यूशन एंड टी इज इन सेकेंड। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो ये कितनी आपको दी गई है? 2 पाई मल्टीप्लाई 2 यानी 4 पाई, और उसका यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में? रेडियन पर सेकेंड इज अ 1 टाइप ऑफ एंगल। और नंबर ऑफ दिस सर्कल, ओके, कितने टर्न होते हैं वो। तो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे इज इक्वल, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। कितना? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अभी, तो r इंटू 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे r इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो हाँ ओमेगा स्क्वायर, तो 4 का भी स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, 4 इंटू 3.14 स्क्वायर। ओके, क्योंकि दोनों की वैल्यू है ये 4 पाई रेडियन। तो अभी इसका जो आंसर आएगा वो आपको खुद ही फाइंड करना है। जो भी आंसर आता है, यूनिट फोर्स इज एफ। नाउ क्या फाइंड करना है हमें? डेल्टा एल। जब यहाँ पे देखो, अभी वापस यहाँ पे आ जाओ, सेंट्रीपिटल हो गया, टोटल फोर्स हो गया यहाँ तक, राइट। अब यहाँ पे वापस आ जाएगा तो उसमें एलोंगेशन कितना आएगा एट दैट लोअर पॉइंट, उसमें एलोंगेशन कितना आया? तो फोर्स तो लग ही रहा है, फोर्स हमें मिल गया है, राइट। तो फोर्स की वजह से वेट लगेगा, वेट की वजह से उसमें एलोंगेशन आएगा, तो वो एलोंगेशन कितना है? तो डेल्टा एल। तो एलोंगेशन मीन्स चेंज इन दी लेंथ। ओके, चेंज इन दी लेंथ, तो वहाँ पे यंग मॉड्यूलस इफेक्ट करेगा यहाँ पे, राइट। तो हम यहाँ पे यंग मॉड्यूलस का इक्वेशन लिखते हैं। चलो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ यंग मॉड्यूलस आप देख लेना, y इज इक्वल सिग्मा बाई ई। तो सिग्मा इज इक्वल फोर्स बाई एरिया एंड स्ट्रेन इज इक्वल डेल्टा एल, और ऊपर क्या आएगा? एल। तो फाइनली आपको y इज इक्वल, डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाया है तो डेल्टा एल इज इक्वल, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल एल आप
उसी के हिसाब से टिक करो। तो डेल्टा एल इज इक्वल, सब्जेक्ट बनाओ यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, फोर्स बाय एरिया इंटू एल बाय वाई। अब आपके पास पूरी वैल्यू है, आप इस इक्वेशन में वैल्यू रखो और आंसर फाइंड करो। ओके, मीटर और मिलीमीटर का वो जो भी आंसर आता है आपका। क्लियर। तो ये एग्जांपल जो है 3 मार्क्स में आईएमपी है, तो अच्छे से पढ़ो और प्रैक्टिस करो। ओके, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट थियोरी ले रहे हैं, तो वो है हमारी बल्क मॉड्यूलस। कौन सी, बल्क मॉड्यूलस हम थियोरी ले रहे हैं। बल्क मॉड्यूलस थियोरी जो है वो हमने कौन, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो थियोरी सीखी है उस पर डिपेंड है। ओके, अब इसमें एक कन्फ्यूजन था कि जो थियोरी है वो हमने प्रेशर के हिसाब से ली है। बल्क मॉड्यूलस हम ले लेते हैं, बल्क मॉड्यूलस। ओके, अब बल्क मॉड्यूलस जो है तो एकदम इजी थियरी है, जैसे हमने सारे मॉड्यूलस सीखे हैं वैसे ही बल्क मॉड्यूलस है। तो बल्क मॉड्यूलस में क्या होता है, तो हमने हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बारे में सीखा है, लाइक दिस। ओके, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या होता है, अभी हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है वो डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या होता है, तो बाहर से जो ये सारे फोर्स लग रहे हैं, दिस फोर्स आर इक्वली इफेक्ट करते हैं, वो भी यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा तो प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर की वजह से उसका जो शेप है, ये जितना शेप है, शेप एज इट इज रहेगा, लेकिन उसकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है यहाँ पे। ओके, क्यों, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसको हम फ्लूइड में रखेंगे, लेकिन ये हाइड्रोलिक प्रेशर है। यहाँ पे हमें बुक द्वारा ऐसा सिखाया जाता है कि हाइड्रोलिक प्रेशर जो है, तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप लो और उसको फ्लूइड में रख लो, तो उस पर जो ये फ्लूइड की वजह से जो फोर्स लगता है, उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है, उसकी वजह से उसका फोर्स, उसका जो साइज है वो कम हो जाता है। शेप उसका एज इट इज रहता है, लेकिन उसका साइज कम हो जाता है। बट इसी के कंपेयर में अगर हम ले, यहाँ पे हमारे पास ड्राई ग्रैप्स हो अगर, फिर मीन्स और बीन और ड्राई गैप्स, तो अब सोचो उसको अगर फ्लूइड मतलब लिक्विड में रखा जाए, हाँ, तो क्या होगा। हाँ, फिर भी तो वहाँ पे जो लिक्विड के जो सारे ड्रॉप्स है उस पर इफेक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, उसकी साइज जो है बढ़ जाती है। शेप वैसा ही रहता है लेकिन साइज बढ़ जाती है। बट इन हाइड्रोलिक प्रेशर हमें दिया गया है कि अगर वो सारे फ्लूइड उस पर इफेक्ट करेंगे, फ्लूइड में रखा जाए, तो उस पर जो लग रहा है फोर्सेस की वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर की वजह से उसका जो शेप है वो एज इट इज़ रहता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। बिकॉज दिस रूल्स इज आई थिंक चार्ल्स गैलुसेक एंड बॉयल्स लॉ, आपने सीखा होगा केमिस्ट्री में। उसमें क्या है, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज द वॉल्यूम इज डिक्रीज, राइट। तो आप यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हाइड्रोलिक के हिसाब से ऐसे होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। और यहाँ पे देखो, अगर ड्राई ग्रैप्स है, बीन्स है, तो इसको अगर हम फ्लूइड में रखें तो उसकी साइज बढ़ जाती है। ओके, तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला ही है, लेकिन हमें ये ध्यान में रख के चलना है। क्लियर। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बुक देखे तो हम ड्राई ग्रैप्स और ये बीन्स के हिसाब से तो हम वही बोल सकते हैं कि प्रेशर यहाँ पे अगर उस पर लगेगा तो वॉल्यूम भी उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ऐसा ही लगेगा, उसका साइज बढ़ रहा है। तो लेकिन एक्चुअली ये होता है यहाँ पे, तो उसका प्रेशर कम होता है। तो मतलब डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, डिपेंड ऑन मटीरियल। ओके, ये डिपेंड ऑन मटीरियल ऐसा होता है। लेकिन दोनों केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे साइज कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। स्ट्रेन तो मिल ही रही है हमें वॉल्यूम के हिसाब से। ओके, तो वो हमें देखना है बल्क मॉड्यूलस में। तो यहाँ पे देखो, व्हेन अ बॉडी इज, तो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, व्हेन अ बॉडी इज सबमर्ज इन अ फ्लूइड, it undergoes a
hydraulic stress. When a body is submerged in a fluid, it undergoes a hydraulic stress. This leads to the decrease in volume of the body, thus producing a strain thus producing a strain is called volume strain. हमें सिर्फ हाइड्रोलिक के हिसाब से यहाँ पे चलना है क्योंकि दोनों केस में वॉल्यूम स्ट्रेन ही मिलता है हमें. क्लियर? तो कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन. ओके. और एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, और जो इक्वेशन मिलता है हमें उसी के हिसाब से भी हम ये लिख सकते हैं. द रेशियो ऑफ hydraulic stress to the corresponding hydraulic strain is called volume strain, or is called volume strain is called bulk modulus. ओके. बल्क मॉड्यूलस की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, बल्क मॉड्यूलस. ओके. और वॉल्यूम स्ट्रेन की आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ पे, दोनों एक साथ में जॉइंट ही है यहाँ पे. सो बल्क मॉड्यूलस इज denoted by capital B. It is denoted by capital B. So the bulk modulus equation हम अगर लिखे, bulk modulus is equal, what is the equation? Ratio of hydraulic stress divided by hydraulic strain. Ratio hydraulic stress divided by hydraulic strain. आप हाइड्रोलिक स्ट्रेन की बजाय वॉल्यूम स्ट्रेन भी लिख सकते हो. ओके. तो क्योंकि वॉल्यूम में ही यहाँ पे डिफरेंस आता है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल, तो हम सिंबल के हिसाब से लिखे तो बी इज इक्वल सिग्मा बाय ई, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन. ओके. चलो, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन. अब यहाँ पे जो स्ट्रेस है सिग्मा, यानी फोर्स बाय सिग्मा इज इक्वल फोर्स बाय एरिया मल्टीप्लाई. अब ये जो स्ट्रेन है तो वो हमें क्या मिल रहा है, तो वॉल्यूम के हिसाब से हमें यहाँ पे चलना है. तो डेल्टा वी नीचे आएगा और ऊपर ये जाएगा. डेल्टा वी बाई वी मिल रहा है ना हमें, स्ट्रेन वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो इतना है. तो इसका जो फाइनल इक्वेशन है, फोर्स बाय एरिया इट गिव्स प्रेशर. क्या प्रेशर से मिलता है हमें, प्रेशर मिलेगा ना यहाँ पे, तो प्रेशर इनटू वी डिवाइड बाय डेल्टा वी. अब आपके जो बुक है उसमें ये जो इक्वेशन है वो माइनस दिया गया है, तो किसी को आइडिया आया ये माइनस कैसे आता है? हाँ, कैसे आता होगा ये माइनस? तो इफ द प्रेशर इज इंक्रीज द वॉल्यूम इज डिक्रीज. ओके. इफ प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज. उसी के फॉर्म में यहाँ पे लिया है नेगेटिव साइन. ओके. तो यहाँ पे ध्यान देना. लेकिन ये डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आएगा. ओके. तो कभी कभी नेगेटिव साइन आपको अवॉइड भी करनी पड़ सकती है, तो वो भी ध्यान में लेना है आपको. नाउ अगर हम देखें B इज इक्वल सिग्मा बाई ई एफ बाई एरिया इंटू वी बाई डेल्टा वी, वेर आपको पता चल गया द नेगेटिव साइन इज इंडिकेट दैट इफ प्रेशर इज इंक्रीज देन वॉल्यूम इज डिक्रीज. ओके. इफ P is positive then delta V is क्या आएगा? नेगेटिव. ओके. P is positive then delta V is नेगेटिव. क्लियर? और
ये जो बल्क मॉड्यूलस है, ओके, जो बल्क मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर इक्विलिब्रियम सिस्टम. The bulk modulus is always positive when the system is in equilibrium. ओके, तो अगर शायद ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ध्यान में रखना, ठीक है. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ बल्क मॉड्यूलस? यूनिट ऑफ बल्क मॉड्यूलस, यूनिट ऑफ बी इज इक्वल, क्या आता है? देखो, वैसे कोई भी मॉड्यूलस का जो यूनिट होता है वो सेम ही होता है. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? बल्क मॉड्यूलस. यहाँ पे तो देखो v और v तो बोथ आर कैंसल, तो आपके पास हुआ प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल फोर्स बाय एरिया. तो फोर्स का यूनिट क्या मिला? फोर्स बाय एरिया नहीं, हाँ मिला आपको. तो ये क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर माइनस स्क्वायर, सेम ही मिलेगा यहाँ पे. क्लियर? तो उसका MLT भी क्या होगा? MLT ऑफ B इज इक्वल क्या मिलेगा? तो जो उसका इक्वेशन है उसी के हिसाब से मिलेगा आपको m1 l-1 t-2. अब यहाँ पे नोटिस करो कि जितने भी हमने स्ट्रेस मॉड्यूलस देखें उसके यूनिट और MLT दोनों सेम ही आए हैं. ओके, तो ये सब ध्यान में रखो. चलो, इसके बाद एक और डेफिनेशन हमें दिखनी है. और हाँ, उससे पहले अब यहाँ पे हमने एक और इक्वेशन डिराइव कर लिया बल्क मॉड्यूलस का. तो अब अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए भी बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू आएगी. यंग मॉड्यूलस की जैसी वैल्यू है उसी के हिसाब से बल्क मॉड्यूलस की आपको वैल्यू दी गई जाएगी. तो उसकी भी वैल्यू आपके बुक में टेबल है उसमें दी गई है, ठीक है. तो आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हो. क्लियर? और ये जो वैल्यू है सारी, उसको आपको रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम में दी जाएगी. क्लियर? तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. नाउ दिस सेकंड question is one for 1 marks, which is compressibility. तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे compressibility. ओके, what is compressibility? तो आप बल्क मॉड्यूलस समझ गए हो. what is the equation of bulk modulus? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो C बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल क्या है? तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय डेल्टा V. क्लियर? तो ये आपका बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन आया. तो यहाँ पे उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन और इक्वेशन बनाना है. तो उसकी डेफिनेशन जो है वो द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस, द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस is called the reciprocal of the bulk modulus is called the compressibility. Okay, the reciprocal of the bulk modulus is called compressibility. Okay, so it is denoted by small k. Small k. It is denoted by small k. So यहाँ पे हम लिखते हैं small k is equal the reciprocal of the bulk modulus. Reciprocal means यहाँ पे inverse of the bulk modulus, 1 divided by b. k is equal 1 divided by b. क्लियर? और b यानी बल्क मॉड्यूलस. तो उसके लिए आपको याद रखना है बल्क मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव when the all system is in equilibrium. Okay, which is depend on the object. तो यहाँ पे देखो k is equal 1 by b और b का इक्वेशन क्या है हमारे पास? see here p into v divide by delta v. here p into v divide by delta v which is minus. okay, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? तो उसका इन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे. तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस का? तो 1 डिवाइड बाई p इंटू वी डिवाइड बाई डेल्टा v है ना. तो डेल्टा v हमारा ऊपर चला जाएगा. तो 1 इंटू डेल्टा v डिवाइड बाई p इंटू वी, ये आपको इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे. ओके, तो ये आपको इक्वेशन मिला. अब ये जो इक्वेशन है कंप्रेसिबिलिटी, उसमें जो प्रेशर है आपको डेल्टा के हिसाब से दिया गया है. अब डेल्टा क्यों है? बिकॉज द k इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल चेंज.
फ्रिक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम पर वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन अ प्रेशर। क्या? K is defined as the frictional change in the volume per unit increase in pressure। यूनिट इंक्रीज के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, इसलिए जो डेल्टा पी है वो पी जो है प्रेशर जो है वो डेल्टा के हिसाब से दिया गया है, यूनिट चेंज के हिसाब से दिया गया है। यूनिट चेंज इन वॉल्यूम बिकॉज ऑफ यूनिट प्रेशर इज इंक्रीज विथ यूनिट। ओके, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है। तो आपको के जो है कॉम्प्रेसिबिलिटी का इक्वेशन यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखें वापस तो देख लो यहाँ पे कि के इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय के। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, यहाँ पे हम लिखे इट इज ऑल्सो डिनोटेड और डिफाइन भी हम लिख सकते हैं, डिनोटेड और डिफाइन ही लिख लेते हैं। डिफाइन तो डायरेक्टली यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी। इट इज ऑल्सो डिफाइन एज द फ्रिक्शनल चेंज इन अ वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर मतलब स्मॉल वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि डेल्टा जो है टर्म वो स्मॉल इंक्रीज के हिसाब से ही है, हमने आज तक सीखा है। ओके, तो उसी के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? यूनिट ऑफ के क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ पे वापस आपको क्या मिल जाएगा? 1 डिवाइड बाई डेल्टा पी, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा आपको? पी यानी प्रेशर मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो इन्वर्स हो जाएगा ना, यहाँ पे कैसा हो जाएगा? अब पी है, एफ इज इक्वल प्रेशर बाय पी इज इक्वल फोर्स बाय एरिया है ना। तो यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ के इज इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी यानी कि प्रेशर इज इक्वल फोर्स बाय एरिया, राइट? प्रेशर इज इक्वल फोर्स बाय एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो टोटल आपको क्या मिलता है? न्यूटन इंटू मीटर माइनस स्क्वायर, बट 1/p यानी यहाँ पे 1 ये हो गया, तो ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा? न्यूटन इनवर्स 1 हो जाएगा और मीटर प्लस स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपको यूनिट मिल रहा है वो क्या है? न्यूटन इनवर्स 1 इंटू मीटर स्क्वायर। तो उसका MLT भी इनवर्स हो गया वहाँ पे, राइट? तो MLT ऑफ स्मॉल के, ये स्मॉल के है, हाँ, तो वो क्या मिलेगा आपको? जो बल्क मॉड्यूलस का MLT क्या है? तो M1 L-1 T-2, तो उसका चेंज हो जाएगा M-1 L1 और T प्लस, राइट? जो प्लस टर्म थी वो माइनस हो जाएगी और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगी। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और उस पर से एग्जाम्पल भी काउंट करने हैं हमें, तो अच्छे से ध्यान में रखो ये क्वेश्चन। इसी के साथ हम एक और एग्जाम्पल है वो साथ में ले लेते हैं, इल्यूस्ट्रेशन जो है बल्क मॉड्यूलस पे डिपेंड, तो वो हम ले लेते हैं। चलो, तो मैंने यहाँ पे इल्यूस्ट्रेशन 9.1 लिख लिया है, ये अब देखते हैं, समझने की ट्राई करते हैं। The average depth of Indian Ocean is about 3000 meter. Calculate the frictional compression delta V by V of water at the bottom of the ocean. Given that the bulk modulus of water is 2.2 into 10⁹ Newton per meter minus square, take G is equal 9.8 meter square. तो यहाँ पे देखो, The average depth of Indian Ocean is about 3000 meter. तो वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे, the depth, average depth, तो हाइट के हिसाब से हम ले लेते हैं average depth is equal 3000 meter. ओके, अब ये कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल here is the Indian Ocean, चलो ये हमारा इंडियन ओशन है, मान लो ऐसा, ठीक है? तो टोटल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक का, फ्रॉम सरफेस ऑफ दिस वाटर टू द बॉटम ऑफ दिस वाटर। ओके, तो यहाँ पे जो हाइट है वो ये है,
कितनी है 3000 मीटर है। ओके, नाउ कैलकुलेट द फ्रिक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V by V of the water at the bottom of the ocean. Frictional compression means delta V by V of water at the bottom of the ocean. यहाँ पे उसमें जो वो कितना है वो हमें फाइंड करना है। चलो, given that the bulk modulus of water B, ये फाइंड करना है हमें B, which is 2.2 into 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर माइनस स्क्वायर, वैल्यू आपको दी गई है, इतनी वैल्यू दी गई है आपको, ठीक है। और G जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको टेक करना है यहाँ पे। क्लियर? तो पहले तो यहाँ पे हमें अगर ये डेल्टा V by V फाइंड करना है तो उससे पहले तो हमें प्रेशर चाहिए, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो चेंज इन वॉल्यूम जैसे हमने आगे की थियरी सीखी, डेल्टा V by V चेंज इन वॉल्यूम डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, डिपेंड ऑन प्रेशर। ओके, तो इसमें प्रेशर कहाँ से हम लाएंगे, तो वो पहले तो हमें फाइंड करना है। दूसरा तो अभी हम देख ही लेते हैं। द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज 3000 मीटर। कैलकुलेट द फ्रिक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V by V, उसके लिए हमें पहले प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा। और बल्क मॉड्यूलस ऑफ दी वाटर वो आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखो कि टोटल जो उसकी डेप्थ है वो हम H के हिसाब से दिए यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वो है 3000 मीटर। ओके, नाउ यहाँ पे वाटर है, तो वाटर की क्या होती है, तो उसकी अपनी डेंसिटी होती है। ओके, कितनी होती है किसी को पता है डेंसिटी? 10⁻³ यूनिट क्या आता है पता है? kg पर मीटर क्यूब। वाटर यानी वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, 1000 यानी 10⁻³ है, राइट। चलो ये हो गया। दूसरा कि ये जो सरफेस है, तो हमें तो बॉटम पे वॉल्यूम चेंज फाइंड करना है उसमें, राइट। बॉटम पे उसका फ्रिक्शनल कंप्रेशन फाइंड करना है। तो बॉटम पे कैसे लगेगा, तो सरफेस पे जो सारा वाटर है उसकी वजह से नीचे यहाँ पे फोर्स लगता है, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सारा जो वाटर है जिसकी वजह से उसकी बॉटम के पानी पे वहाँ पे फोर्स लगता होगा, और ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा? प्रेशर जनरेट होगा। अब यहाँ पे देखो कि ये सरफेस की वाटर की वजह से नीचे की और यहाँ पे नीचे की और बॉटम है तो नीचे की और ही फाइंड करना है। तो ये जो सारा वाटर है वो नीचे के पानी पे, सरफेस वाला जो वाटर है वो नीचे के बॉटम वाले पानी पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन उसकी नीचे ही है। तो क्या इफेक्ट करेगा वहाँ पे? G यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट करेगा वहाँ पे। ओके, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा एग्जांपल। तो फर्स्ट वी फाइंड द प्रेशर। तो प्रेशर का इक्वेशन हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? तो एट द बॉटम द प्रेशर of the bottom of the ocean is P is equal। अब इसका जो इक्वेशन है वो कैसे बनाना है? तो प्रेशर जो है वो तो बॉटम ऑफ द ओशन लग रहा है, तो इनिशियल से लेके फाइनल तक की उसकी डेप्थ कितनी है? H जितनी है, तो वो हमने ली है H। ओके, दूसरा ये जो है सरफेस ऑफ वाटर वो उसको नीचे से इफेक्ट कर रहा है, मतलब नीचे की ओर से ही जा रहा है, तो डायरेक्शन एकदम सही है, उसकी ऑपोजिट नहीं हो रहा है। तो वो किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से, तो G। ओके, दूसरा ये प्रेशर तो लग रहा है लेकिन ये वाटर है, तो वाटर के साथ उसकी क्या जॉइंट होती है? तो डेंसिटी, तो H⍴G, H⍴, ये आपका इक्वेशन हुआ यहाँ पे प्रेशर का। ओके, इसी के हिसाब से आपको इक्वेशन बनाना है। तो H G एंड रो आपके पास इसकी वैल्यू है। H कितनी है? 3000 है, रखो यहाँ पे 3000 मल्टीप्लाई G यानी 9.8 मल्टीप्लाई रो यानी 10⁻³। तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे प्रेशर का आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये जो प्रेशर का आंसर है वो आपका पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर माइनस स्क्वायर, दोनों यूनिट में आप लिख सकते हो। क्लियर? चलो, अब क्या है,
अब प्रेशर मिल गया हमें, तो हम क्या फाइंड, बल्क मॉड्यूलस तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो डायरेक्टली हम बल्क मॉड्यूलस ले सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर के सरफेस वाले जो पानी है उस जिसकी वजह से बॉटम पे उसको फोर्स लगता रहेगा, प्रेशर लगता रहेगा, तो उसकी वॉल्यूम में क्या चेंजेस आता है तो वो देखते हैं हम यहाँ पे, वो तो हमें ऑलरेडी फाइंड ही करना है। सो द बल्क मॉड्यूलस बी इज इक्वल, क्या इक्वेशन है, P माइनस P इंटू वी डिवाइड बाई डेल्टा वी, ये हमारा इक्वेशन है राइट बल्क मॉड्यूलस का, तो जिसमें हम अभी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन डेल्टा वी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, डेल्टा वी बाई वी ये पूरा ही हमें फाइंड करना है राइट, फ्रिक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी, तो ये दोनों को सब्जेक्ट बना लो, तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल, तो बल्क मॉड्यूलस नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस पी डिवाइड बाई बी, क्या आ जाएगा, माइनस पी डिवाइड बाई बी। अब P इज इक्वल हमें फोर्स बाई एरिया भी लिख सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू हमें चाहिए तो वो हम नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो P की ही वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि हमारे पास है। दूसरा, तो P की वैल्यू यहाँ पे आपके पास ये फाइन करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और बल्क मॉड्यूलस तो आपके पास है ही 2 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁻9 है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे फाइन ओके। तो यहाँ पे जो है डेल्टा वी बाई वी, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, और यूनिट क्या रहेगा पता है ना, क्या रहेगा, डेल्टा वी बाई वी यानी यूनिट लेस, स्ट्रेन आ गई ना, दिस इज दी स्ट्रेन ऑफ वॉल्यूम ओके। चलो तो ये हो गया। अब आपको बुक में अगर परसेंटेज के हिसाब से दिया गया हो तो आंसर जो भी आता है मल्टीप्लाई 100 करके आप ले सकते हो यहाँ पे, क्लियर। तो ये हमारा 2 मार्क्स का एग्जाम्पल ख़त्म हुआ यहाँ पे, जिसमें बहुत इजी है, और ये IMP भी एग्जाम्पल है। इक्वेशन से प्रेशर का ही ध्यान में रखना है यहाँ पे, कैसे आता है, तो टोटल डेप्थ है उसकी, किसकी, वाटर की, वाटर है तो उसकी अपनी डेंसिटी रहेगी, और डेंसिटी के साथ साथ तो वाटर जो है कि कहाँ पे फोर्स लगा रहा है, बॉटम पे, और वो डायरेक्शन कैसी है, सीधी डायरेक्शन है ओके, अपोजिट फोर्स नहीं लगेगी, यानी कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव साइन इग्नोर होगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन इन, क्योंकि जी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में ही लग रहा है, और हमने थियरी में भी ऐसा डिस्कशन किया है, द नेगेटिव साइज इज डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है उस पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको इग्नोर करनी है, क्लियर। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका प्लस में ही रहेगा, ध्यान में रखना, क्लियर। तो उसी के साथ हमारा ये जो बल्क मॉड्यूलस से टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन इसके रिलेटेड एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।